हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये जो आपका स्क्रीन है वो स्क्रीन आपको काला दिख रहा होगा। वो इसलिए है क्योंकि हम आज के वीडियो में सबसे पहले काम जो अपना करने वाले हैं वो ये है कि हम सबसे पहले आज के लेक्चर में रिवीजन करने वाले हैं। एंड रिवीजन करने के बाद हम अपना जो बाकी का लेक्चर है इकोनॉमिक्स का हम वो देखने वाले हैं। ओके, ये जो तो चलिए फटाफट से अपना जो रिवीजन है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अगर आप जितना बार करते हैं आपके लिए वो उतना अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे आपको पहले बताया कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक आदमी कितना इनकम अर्न करता है एंड वो अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्च करता है और कितना हिस्सा सेव करता है और कितना हिस्सा इन्वेस्ट करता है। मतलब इनकम को अर्न करना एंड इनकम को एम्प्लॉय करना, मीन्स टू अर्न इनकम एंड टू एम्प्लॉय इनकम, वो कैसे कैसे होता है वो चीज़ हम यहाँ पे देखने आए हैं। हाउ इज़ दैट डन, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने आए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है, जो हमें एक कंसेप्ट यहाँ पे जानना था। दो कंसेप्ट बेसिकली हमें जानने थे। एक था एक्स एंट डिमांड एंड दूसरा था एक्स पोस्ट डिमांड। ओके, अब एक्स एंट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्स एंट डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो कि हमारे मन में है, जो कि हम करना चाहते हैं। एंड एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब क्या होता है कि वो डिमांड जो कि हम असली में कर पाते हैं। जैसे मैं अगर 50 रुपये लेकर किसी दुकान में जाता हूँ एंड मैं ये सोचता हूँ कि मैं 5 रुपये के चॉकलेट 10 ठो खरीद के ले आऊँगा, तो ये मेरा एक्स एंट डिमांड है। एक्स एंट डिमांड है कि मुझे 10 चॉकलेट्स खरीदने हैं। लेकिन मैं अगर वहाँ पे जाके मुझे पता चलता है कि दुकानदार के पास सिर्फ 8 ही चॉकलेट्स हैं, तो मैं सिर्फ 8 ही चॉकलेट्स खरीद पाऊँगा। एंड ये जो मैंने 8 चॉकलेट्स खरीदे हैं ये एक्स पोस्ट डिमांड है। तो एक्स एंट डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड ये हमें पता चल गया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैं बस आपको इसीलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा एक्स एंट डिमांड है, हम सिर्फ इसी को लेकर के कंसीडर करेंगे। वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर दिस एक्स एंड डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड से हमारा उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। मतलब जो डिमांड हम करना चाहते हैं हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। तो एक्स एंड एक्स पोस्ट डिमांड के बाद जो हमारा टॉपिक आता था वो था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड। तो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि फॉर एग्जांपल अगर 4 दोस्त हैं एंड ये 4 दोस्त मिल करके बुक खरीदने जाते हैं, जिसमें जो पहला दोस्त है वो 2 बुक खरीदता है, तीसरा दोस्त 3 बुक खरीदता है, चौथा दोस्त सिर्फ 1 बुक खरीदता है एंड जो चौथा दोस्त है वो 4 बुक खरीदता है। तो इसमें हर किसी ने कितना कितना बुक खरीदा है? पहले वाले ने 2, दूसरे वाले ने 3, तीसरे वाले ने 1 और चौथे वाले ने 4। तो 2 और 3 5 और 1 6 और 1 4 10। तो टोटल मिला के इन सभी ने मिल करके जो बुक्स हैं वो 10 बुक्स खरीदे हैं। तो ये जो 10 बुक होता है इसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल मिल के कितना खरीदते हैं उसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ओके, अब ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, वेयर देर आर ओनली 4 पीपल। लेकिन अगर हम पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि उसमें 1.3 बिलियन पीपल हैं। तो अब अगर हर किसी आदमी को हम लोग ऐसे ऐसे लेने जाते हैं, अगर हम हर किसी आदमी को ऐसे ऐसे मतलब अगर हम सिंगल हैंडेडली हर किसी को उसका डिमांड पूछे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं ताकि हमें एग्रीगेट डिमांड पता चल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे इकोनॉमी को 4 ग्रुप्स में बाइफरकेट कर देते हैं। हम 4 ग्रुप्स बना देते हैं एंड हर एक आदमी को किसी एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है नॉर्मल हाउस होल्ड, दूसरा ग्रुप होता है बिजनेस एंड जो तीसरा ग्रुप होता है वो होता है गवर्नमेंट एंड जो चौथा ग्रुप होता है वो होता है फॉरेन। अब हाउस होल्ड ने जो डिमांड किया, अगर फॉर एग्जांपल मेरे और आप जैसे जो लोग हैं उनको हम हाउस होल्ड में डाल देंगे, अंबानी को बिजनेस में डालेंगे, मोदी जी को गवर्नमेंट में डालेंगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर बाहर की कोई
कंट्री है जो कि हमारे देश से सामान खरीद रही है, तो हम उसे फॉरेन में डाल देंगे। अब अगर यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, हमने टोटल इकोनॉमी को 4 फेजेस में बांट दिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल डिमांड निकालने जाते हैं तो फिर वो क्या होगा, अगर इसमें टोटल डिमांड निकालें तो ये जो टोटल डिमांड होगा वो होगा हाउस होल्ड का डिमांड प्लस बिजनेस का डिमांड प्लस गवर्नमेंट का डिमांड प्लस फॉरेन का डिमांड। इन सभी का डिमांड को अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल डिमांड मिलेगा। अब इकोनॉमिक्स में इसी टोटल डिमांड को हम लोग और एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। मतलब इसी टोटल डिमांड को हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही नाम सेम होता है। ओके, अब यहाँ पे तो ये एग्रीगेट डिमांड एंड टोटल डिमांड एक ही चीज़ है, ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम डिमांड को एक्सपेंडिचर भी दिखा सकते हैं। मींस डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ होता है। एंड ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जितने गुड्स डिमांड करेंगे हमें उतने गुड्स के लिए पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिमांड करने से नहीं होता है। अगर हम 50 टॉफ़ी डिमांड करते हैं तो हमें 50 टॉफ़ी के लिए खर्चा भी करना होगा। तो क्योंकि हर एक डिमांड के लिए एक खर्चा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल डिमांड है उसे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे टोटल डिमांड या फिर हमने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिखा है, इसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड ना लिखते हुए इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इक्वल टू के इस तरफ इस चीज़ को हमने एक्सपेंडिचर माना है तो ये सब भी एक्सपेंडिचर ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउस एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस फॉरेन एक्सपेंडिचर। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड या फिर टोटल डिमांड का मतलब क्या होगा, हाउस का डिमांड प्लस बिजनेस का डिमांड प्लस गवर्नमेंट का डिमांड प्लस फॉरेन का डिमांड। एंड हमने क्योंकि ये बात समझ लिया है कि इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड एक्सपेंडिचर जो है वो एक ही चीज़ होता है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड एक्सपेंडिचर आर द सेम थिंग, तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी अभी जब फिर से हमें इसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे चाहे तो टोटल डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना ही एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। तो टोटल डिमांड को हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख दिया। अब हाउस होल्ड डिमांड यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बन जाएगा, बिजनेस डिमांड यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंडिचर बन जाएगा, गवर्नमेंट डिमांड यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन जाएगा, फॉरेन डिमांड यहाँ पे फॉरेन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब अगर हम और ज़्यादा प्रोफेशनली बोले तो ये जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है इसे हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज जो भी हाउस होल्ड होता है या फिर जो भी आम आदमी होता है, एक आम आदमी किसी भी चीज़ के ऊपर में पैसा तभी खर्चा करता है जब उस चीज़ को वो कंज्यूम करना चाहता हो। मतलब एक नॉर्मल आदमी का जो भी पैसा खर्चा होता है वो किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए ही खर्चा होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउस होल्ड जो पैसा खर्चा करते हैं वो सभी के सभी कंजम्पशन के ऊपर में खर्चा होता है। फिर जो बिजनेस जो पैसा खर्चा करते हैं, जो बिजनेस जो पैसा खर्च करते हैं वो बिना किसी फायदे के एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं। The business firms do not spend any money until and unless they find and इंटरेस्ट इन दैम। मतलब जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें हमारा फ़ायदा है तब तक वो लोग उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। एंड जब वो पैसा लगाते हैं तो क्योंकि उन्होंने ये पैसा कुछ रिटर्न कमाने के लिए लगाया है, तो बिजनेस के द्वारा लगाए हुए पैसे को हम लोग बिजनेस एक्सपेंडिचर ना बोलते हुए हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो चीज़ होती है जो कि हम कहीं पे पैसा लगाते हैं विथ अ व्यू टू अर्न समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्चा करती है वो क्यों खर्चा करती है, ताकि वो उस चीज़ को वापस से देश के लोगों के ऊपर में खर्चा कर सके। द गवर्नमेंट डज द
द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी सो दैट इट इज़ एबल टू स्पेंड दैट थिंग ऑन द नॉर्मल पीपल, ताकि वो नॉर्मल जनता के ऊपर उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा को हम लोग GS से दिखाते हैं या फिर सिंपली S से दिखाते हैं। एंड ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट होता है इसे हम लोग X से दिखाते हैं, X फॉर एक्सपोर्ट। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ होता है। एंड हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग, एंड फॉरेन एक्सपेंडिचर मतलब फॉरेन के लोग जो पैसा खर्चा करते हैं वो क्यों खर्चा करते हैं, इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब मैं आपको सिंपली एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हैं, ओके, इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़, या फिर छोड़िए मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूं, अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूं एंड बदले में आपसे 20 रुपये ले लेता हूं, मतलब आई गिव यू 100 रुपीज़ एंड मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 20 रुपये दो, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूं, आप मुझे 20 रुपये दो, तो असली में मैंने आपको कितना रुपया दिया है? इन रियलिटी हाउ मच मनी हैव आई गिवन यू? तो अगर इसको देखा जाए तो मैंने आपको 100 रुपये तो दिए, ये बात सही है, लेकिन मैंने आपसे 20 रुपये ले भी लिए हैं। तो अगर मैं असली में कहूँ तो असली में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये दिए हैं। मैंने रियलिटी में आपको सिर्फ 80 रुपीज़ ही दिया हुआ है। तो 100 रुपये मैंने आपको दिए, 20 रुपीज़ ले लिए, तो रियलिटी में मैंने आपको सिर्फ 80 रुपये दिए हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा सामान अगर एक्सपोर्ट होता है तो हम बाहर से सामान को इंपोर्ट भी करते हैं। हम कोई भी दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता हो, हर एक कंट्री इंपोर्ट करता ही है। तो अगर एक कंट्री X नंबर ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो ऑन दी अदर हैंड वो M नंबर ऑफ गुड्स इंपोर्ट भी करता होगा। इसीलिए हम सिर्फ एक्सपोर्ट को अगर हम लोग सिर्फ X दिखा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री ने सिर्फ बाहर में सामान भेजा है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सिर्फ सामान को बाहर में भेजती है, हर एक कंट्री सामान को अपने पास रखती ही है। इसीलिए हम हर केस में यही दिखाते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, सो ये हमारा डेरिवेशन होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करते हुए कहाँ हम 4 दोस्त को ले करके चले थे, एंड हमने यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो इक्वेशन होता है वो हम लोगों ने बना दिया है। ये एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड, इसका हमने यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर से बना हुआ है। तो ये जो चीज़ है, दीज थिंग्स, ये जो चीज़ यहाँ पे है, हम इनको ये कह सकते हैं, हम इनको कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो ये है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट्स। तो आपको एग्रीगेट डिमांड समझ में आया? तो यहाँ तक जो एग्रीगेट डिमांड हमने समझा था वो हमने समझा था कि हमने अपने कंट्री को 4 टुकड़ों में बांट दिया है, एक हाउस होल्ड, एक बिजनेस, एक गवर्नमेंट एंड एक फॉरेन। लेकिन जो अगर हम स्टडी करने जाते हैं इकोनॉमिक्स में तो उसमें हमारा जो इकोनॉमिस्ट थे जो जिनका नाम काइंस था, उन्होंने ये कहा मेरी ड्राइंग पे कोई भी नहीं जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने इकोनॉमी को बांटना चाहते हैं तो स्टडी करने के लिए आप इसे 4 टुकड़ों में मत बांटिए, आप इसे सिर्फ और सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटिए। तो हमने अपनी इकोनॉमी को उनकी बात मान ली और हमने अपने इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटा है। पहले जहाँ पे हम हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सोर्सेस को ले रहे थे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को ही
ही लेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही लेंगे। तो क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग बाकी है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा वो भी सिर्फ हाउस होल्ड का डिमांड प्लस बिजनेस का डिमांड ये होगा। एंड हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ होता है, तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी लिखा जा सकता है, हाउस डिमांड को हाउस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, एंड बिजनेस डिमांड को बिजनेस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। एंड हम जानते हैं क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सिर्फ कंजम्पशन के लिए होता है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को रियलिटी में सिर्फ सी से डिनोट किया जाएगा। एंड क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो इसलिए उसे हमेशा आई से डिनोट किया जाएगा। एंड ये ए ई जो है वो यहाँ पे रह ही जाएगा। तो ये जो दोनों सी प्लस आई हैं, दीज सी प्लस आई, दीज आर द कंपोनेंट्स, ये भी कंपोनेंट्स हैं। लेकिन वो और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें ये था कि उसमें हमने एक 4 सेक्टर वाला इकोनॉमी लिया था, मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे नॉर्मल हाउस होल्ड है, जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे गवर्नमेंट है एंड जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ है, हमने उस टाइप से लिया था। ओके, बट यहाँ इसीलिए वहाँ पे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे। एक था हमारा कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बट क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही लिया है, तो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स भी सिर्फ 2 ही होंगे। ओके, तो अब आप उसको भूल जाइए कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसा पढ़ा भी था जहाँ पे ए ई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एस प्लस एक्स माइनस एम था। ठीक है, आप इसको भूल जाइए, आप अभी के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे ये एस एंड एम नाम का कोई भी चीज़ था। अब आपको बस इन्हीं दोनों के ऊपर में ध्यान देना है। नाउ यू नीड टू पे अटेंशन ओनली ऑन दीज 2 थिंग्स। एक है हमारा सी एंड एक है हमारा आई। तो अब ये जो सी है, इस सी का भी डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में करना होगा, एंड ये जो आई है, इस आई का भी डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में करना होगा। अब ये जो सी है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि ये कंजम्पशन से रिलेटेड है तो इसलिए हम लोग इसे कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। एंड ये जो हमारा आई है, ये आई को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके, सी इज फॉर कंजम्पशन फंक्शन एंड आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके, सो यही अब कंजम्पशन फंक्शन जो है हम अभी उसको स्टडी कर रहे हैं। एंड हमें ये पता कल चला था कि कंजम्पशन फंक्शन को अगर हम लोग चाहें, मतलब एक आदमी कितना कंज्यूम करता है, उससे हम लोग 2 तरीकों से देख सकते हैं। उसे 2 तरीके होते हैं उसे देखने को। देयर आर 2 मेथड्स थ्रू विच वी कैन सी दिस। एंड उसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इसमें होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक आदमी अपने इनकम का कितना हिस्सा वो कंज्यूम करता है, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड होता है प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एक आदमी अपने इनकम का कितना हिस्सा सेव करता है। तो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर में 2 तरीके आते हैं कि अगर एक नॉर्मल आदमी अपने इनकम को क्या करता है, या तो उसमें से कंजम्पशन करता होगा या फिर उसमें से सेविंग्स करता होगा। तो ये जो पीटीसी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का हमारा कंजम्पशन हमने किया एंड 1000 रुपये का हमारा टोटल इनकम था, तो अगर टोटल निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.1, मतलब 0.1 रुपीज़ हम हर 1 रुपये में से 0.1 रुपीज़ ले लेते हैं। एंड अगर प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की जाए तो प्रोपेंसिटी टू सेव में से अगर हमारा 1000 रुपये का इनकम है एंड उसमें से हम लोग 200 रुपये सेव कर रहे हैं, तो ये 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम हर 1 रुपये में से 20 पैसे सेव कर रहे हैं। ओके, सो ये था अभी तक हमने जो पढ़ा है। अभी तक वैसे हमने अगर देखा जाए तो ये जो पीटीएस है ये हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अभी तक हमारा जो ओवरऑल जो चीज़ है वो यही है कि हमने अभी तक यही चीज़ पढ़ा था। एंड मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 20 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सही में थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड नहीं है, ट्रिकी है। तो ट्रिकी होने की वजह से इस चैप्टर को मुझे थोड़ा सा इस
ऐसे समझाना पड़ता है। ओके, तो पीटीसी जो है ये मैंने कल आपको समझा दिया था, तो ये जो पीटीसी है मैं इसे आज नहीं समझाऊंगा। अगर आप पीटीसी समझना चाहते हैं तो आप पिछला लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, या फिर अगर आप नीचे में कमेंट करते हैं तो मैं आपको अगले लेक्चर में वो समझा दूंगा। अब आज जो मैं समझाऊंगा वो है पीटीएस, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, व्हाट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, अब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है ये आपको लगेगा, लेकिन ये मैं अभी आपसे नहीं करवाऊंगा, ये हम थोड़ी देर बाद करते हैं जब आपको पूरा समझ में आ जाता है। ओके, अब प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोपेंसिटी टू सेव, तो प्रोपेंसिटी टू सेव का जो सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि हम अपने इनकम का, ये अगर हमारा इनकम है तो हम अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्च नहीं करते हैं, हम उसे बचा के रखते हैं। मीन्स द पोर्शन ऑफ द इनकम विच वी डू नॉट स्पेंड, बट जिसको हम लोग सेव करते हैं उसे हम लोग उसे हम लोग सेविंग्स कहते हैं। जो इनकम खर्च नहीं होता है उसे हम लोग सेविंग्स कहते हैं। ओके, तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन में हम ये देखते हैं कि जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में हमने ये देखा था कि हम अपने इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम करते हैं, वैसे ही हम लोग सेविंग्स फंक्शन में ये देखने वाले हैं कि हम अपने इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हैं। तो आइए इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट इज नोन एज सेविंग्स। जस्ट लाइक वी स्टडीड द कंजम्पशन फंक्शन डिस्कसिंग अबाउट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेविंग्स फंक्शन टू। हियर वी विल बी टेकिंग अबाउट एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन होता है कि अपने इनकम का कितना हिस्सा हमने खर्च किया, ठीक उसी तरीके से सेविंग्स फंक्शन भी होता है कि हमने अपने इनकम का कितना हिस्सा सेव किया है। ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि इनकम का वो पोर्शन जो कि हम लोग सेव करते हैं, द पोर्शन ऑफ द इनकम जो कि हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर मैं 1,000 रुपये का अर्निंग करता हूँ एंड 1,000 रुपये के अर्निंग में से मैं 200 रुपये बचा लेता हूँ, तो अगर इसको किया जाए तो मेरा जो आंसर है वो 0.2 आएगा। तो ये जो 0.2 है ये है मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ इनकम का कितना पोर्शन मैं सेव करता हूं उसे हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब सिंपल है कि एक पर्टिकुलर इनकम का अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव किया जाता है तो उस इनकम का कितना अमाउंट सेव किया गया है उसे हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। एंड ये 0.2 का मतलब क्या है कि हर 1 रुपये में से हम लोग 20 पैसे का सेविंग कर रहे हैं। ओके, अब ठीक इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी इसी की तरह है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था कि जब हमारा इनकम चेंज करता है, व्हेन द इनकम चेंजेस, पहले 1,000 रुपये का इनकम था, अभी 1,100 रुपये का इनकम है, तो जब इनकम चेंज किया है तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी चेंज होगा। पहले अगर 1,000 रुपये में 900 रुपये खर्च कर रहे थे तो अभी 1,100 रुपये में 980 रुपये खर्च करेंगे। ओके, तो ठीक उसी तरीके से अगर 1,000 रुपये पहले जब 1,000 रुपये अर्निंग कर रहे थे तो 900 रुपये अगर सेविंग हो रहा था तो इसका 900 रुपये अगर इन खर्च हो रहा था तो 100 रुपये वहाँ पे सेविंग भी हो रहा था। एंड इसी तरीके से जब 1,100 रुपये हो रहे हैं एंड 980 रुपया खर्च हो रहा है तो जाहिर सी बात है 120 रुपया का यहाँ पे सेविंग हो रहा है। तो जैसे हमने देखा कि इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज आता है, ठीक उसी तरीके से इनकम चेंज होने से सेविंग्स में भी चेंज आता है। तो इस चेंज को जब मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। मतलब चेंज इन इनकम, इतना से इनकम चेंज हुआ तो इतना इनकम चेंज के लिए कितना सेविंग चेंज हुआ, ये हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में देखते हैं। ओके, कि इतना इनकम चेंज हुआ तो इतना इनकम चेंज होने के लिए कितना ज़्यादा हमारा जो सेविंग्स है वो चेंज हुआ, उसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ओके,
इसका सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। 1100 से 1000 हुआ तो सेविंग्स भी 120 हो गया, पहले 100 था, तो 20 रुपये का सेविंग अभी हो रहा है एंड 100 रुपये का सेविंग एंड 100 रुपये का इनकम में चेंज आया है। इसका मतलब क्या है 0.2, मतलब हर 1 रुपया इनकम भरने पे हम 20 पैसा जो सेविंग्स है वो कर रहे हैं। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। ओके, अब ये जो हमारा सेविंग फंक्शन है, मतलब ये जो वैल्यू निकलता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है एंड इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है वो हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि द सेविंग लाइन एस स्लोप अपवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट द हायर इनकम लेवल लीड टू हायर अमाउंट ऑफ सेविंग्स, एट लो लेवल्स ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव एंड एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम सेविंग इज पॉजिटिव। हाउएवर एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वेयर सी इज इक्वल टू वाई सेविंग इज जीरो। मतलब इसका ये आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर इनकम इंक्रीज करता है, इफ़ द इनकम इंक्रीजेज देन द सेविंग्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम इनकम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सेविंग्स है, सेविंग्स भी इंक्रीज होगा। एंड ये हम जानते हैं कि पहले जब 2000 रुपये का अर्निंग हो रहा था तो 500 रुपये का सेविंग हो रहा था। अब जब 5000 रुपये का अर्निंग हो रहा है तो सेविंग भी 1500 से बढ़ करके 2500 रुपये हो जाएगा। ओके, अब क्या है, द स्लोप ऑफ एस लाइन इंडिकेट्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज क्लियर फ्रॉम द सेविंग लाइन एस दैट इट्स स्लोप इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। दिस इंडिकेट्स दैट एमपीएस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन यूनिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, दैट इज एमपीएस इज पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन, ये ओ नहीं होगा, ये 0 होगा, 0 and 1। इट शुड बी ऑल्सो बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ एपीएस एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस एस एंड हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है कि ये जो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनकम इंक्रीज करता है तो इनकम की इंक्रीज करने के साथ साथ सेविंग्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हाँ, इनकम इंक्रीज होगा, इनकम के साथ सेविंग्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा सेविंग्स इंक्रीज नहीं होगा। जैसे हम अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारा जो इनकम था वो 100 रुपये से चेंज हुआ, हमारा इनकम जो है वो 100 रुपये से चेंज हुआ था। अगर इनकम हैड चेंज्ड विथ 100 रुपीज़, लेकिन हमारा जो सेविंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितना से हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये बढ़ा। ओके, तो ये बात हमारे कंजम्पशन फंक्शन में भी था एंड ये बात हमारा सेविंग्स फंक्शन में भी है। कंजम्पशन फंक्शन में क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन ने ये कहा था कि जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा तो इनकम के इंक्रीज होने से हमारा जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा। विद द इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन। एंड दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि हाँ, ये बात तो सच है कि इनकम इंक्रीज करने से कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उतना ही कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा। मतलब अगर 100 रुपये इनकम बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपये का ही कंजम्पशन भी नहीं इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर 100 रुपये में ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ तो मैं 100 रुपये भी ज़्यादा खर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा मुझे सेविंग्स में डालना होता है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट में ये कहता है कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होने से सेविंग्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा इनकम में ज़्यादा सेविंग्स होगा। लेकिन इनकम जितना में इंक्रीज होगा उतना में हमारा जो सेविंग्स है वो उतना में इंक्रीज नहीं होगा। एंड ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया ऐसा हो नहीं सकता है कि 100 रुपया मैंने ज़्यादा अर्निंग किया एंड 100 रुपये का 100 रुपये मैंने सेव कर लिया, ऐसा नहीं होगा। 100 रुपये में से हो सकता है कि 80 रुपये तक तो मेरा खर्चा हो ही जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेविंग फंक्शन क्या है कि इनकम इंक्रीज
करने से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा एंड सेविंग भी इंक्रीज होगा। जब किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो उसका खर्चा भी बढ़ता है एंड उसका जो सेविंग्स है वो भी बढ़ता है। लेकिन जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा, कंजम्पशन उतना ज़्यादा जल्दी इंक्रीज नहीं होगा और सेविंग्स भी उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके, होप आपको इस समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, कि एक कंजम्पशन फंक्शन में एंड सेविंग फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई भी इनकम होगा तो उससे सिर्फ दो ही काम हो सकता है। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ इनकम से हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ कर सकते हैं। एक, या तो उस इनकम को हम लोग खर्च कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर में उसको कंज्यूम किया जा सकता है, या तो उस इनकम को सेव किया जा सकता है। आइदर द इनकम कैन बी स्पेंट और द इनकम कैन बी सेव्ड। ये दोनों चीज़ ही हो सकता है। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं कंजम्पशन को जोड़ दूँ सेविंग के साथ तो मुझे इनकम मिल जाएगा? इज इट ट्रू? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is 100% ट्रू। वाई? बिकॉज इनकम जो है वो कंजम्पशन एंड सेविंग से ही बना है। आप किसी भी अमाउंट ऑफ इनकम को या तो आप उस इनकम को खर्च कर सकते हैं या तो आप उस इनकम को सेव कर सकते हैं। आप इन दोनों के अलावा उस इनकम के साथ और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक इनकम को सिर्फ दो ही भाग में बांटा जाना है तो उन दोनों भाग को अगर जोड़ देंगे तो हमें फिर से इनकम मिल जाएगा। ओके, सो देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड सेविंग propensities. APC and APS must add to unity and so must MPC and MPS. It is because income can either be spent on consumption or it can be saved. मतलब या तो इनकम खर्च होगा या तो इनकम को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनकम खर्चा भी हो गया एंड इनकम सेविंग भी हो गया। दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम ये जानते हैं कि इनकम, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हम ये जानते हैं कि आइदर द इनकम, जो इनकम होता है वो कंजम्पशन एंड सेविंग से बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन के साथ अगर सेविंग जोड़ देंगे तो हमें इनकम मिल जाएगा। ओके, तो अब अगर इस तरीके से हम देखें कि कंजम्पशन जो है वो प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हर किसी को इनकम से डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसको y से डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी y से डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी y से डिवाइड कर दिया जाए। अब सर ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई हम इस कंजम्पशन जो हमारा यहाँ पे अमाउंट है, हम इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के केस में ले जा रहे हैं। मतलब सिंपल सा बात है भाई कि ये जो कंजम्पशन है ये अभी एक अमाउंट में है एंड हमें इसे एवरेज में ले जाना है। तो किसी भी चीज़ को अगर एवरेज में ले जाना होता है तो हमें उसके नीचे में एक डिनोमिनेटर देना होता है। वी विल हैव टू गिव अ डिनोमिनेटर एट द एंड। इसीलिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि ये जो कंजम्पशन का वैल्यू यहाँ पे है, हम इस कंजम्पशन के वैल्यू के नीचे में y दे रहे हैं एंड एक के नीचे में y दिया तो सबके नीचे में y देना होगा। ओके, अब C बाय Y हम जानते हैं कि कंजम्पशन बाय एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं APC प्लस S बाय Y को हम लोग बोलते हैं APS एंड Y बाय Y क्या होगा? Y एंड Y कट गया तो 1। तो ये है सिंपल रिलेशन, दिस इज द सिंपल रिलेशन कि अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जोड़े एंड अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ जोड़ा जाए तो आंसर 1 होगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन, कि कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को जोड़ेंगे तो y आएगा एंड अगर APC एंड APS को जोड़ेंगे तो हमारा 1 आएगा। ओके, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं C बाय Y मतलब APC, S बाय Y मतलब APS, Y बाय Y मतलब 1। तो अगर APS इज इक्वल APS प्लस
APC इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब APS इज इक्वल टू 1 प्लस ये, क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस APC, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, तो APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। एंड अगर यही सेम चीज़ अगर APS के साथ किया जाए, APS को यहाँ पे दे दे, तो ये APS यहाँ पे नहीं रहेगा, तो APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS, तो यही यहाँ पे चीज़ है। ओके, तो ये था एवरेज के टाइम पे। ओके, अब अगर हम लोग ये निकालते हैं कि अगर हम ये जानते हैं कि C प्लस S जो है वो Y होता है, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन प्लस नॉर्मल सेविंग इज इक्वल टू नॉर्मल इनकम। अब इसी को अगर चेंज दिखाया जाए, मतलब चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। ओके है, तो अब यहाँ पे ये आया है, मतलब ये मार्जिनल का कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा मार्जिनल का वैल्यू है C, दिस इज द मार्जिनल वैल्यू ऑफ C। अब हमें इस मार्जिनल वैल्यू ऑफ C को MPS में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? C को अगर Y से डिवाइड करते हैं तो APC आता है, तो अगर डेल्टा C को अगर हम लोग C से डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसका कोई भी इक्वेशन नहीं बनता है। तो हमें डेल्टा C को डिवाइडेड बाय डेल्टा Y करना होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे C बोल दिया था, यहाँ पे Y होगा। मतलब अगर हम डेल्टा C को सिर्फ और सिर्फ Y से डिवाइड करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा C बाय Y नहीं होता है, या तो C बाय Y होगा या तो डेल्टा C बाय डेल्टा Y होगा। तो अगर इसको किया जाए तो हमें यहाँ पे डेल्टा Y ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा Y मतलब यहाँ पे डेल्टा Y एंड यहाँ पे डेल्टा Y, तो ये कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। फिर डेल्टा C बाय डेल्टा Y ये हो जाएगा MPC एंड डेल्टा S बाय डेल्टा Y ये हो जाएगा MPS। तो अगर हम देखें तो APC और APS को जोड़ने से 1 आता है। इन द सिमिलर मैनर MPC और MPS को जोड़ने से 1 आता है। ओके, सो होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो आज जो है मैं यहीं पे रोकता हूँ, एंड आज रात को ही मैं और एक लेक्चर दूंगा जहाँ पे मैं ये जो डायग्राम्स है, मैं ये डायग्राम्स को समझाऊंगा आपको। आज के लेक्चर में से जो याद रखना है वो ये है कि आपको सिंपली ये याद रखना है कि APC क्या होता है, MPC क्या होता है, APS क्या होता है, MPS क्या होता है, एंड APC एंड MPS का क्या क्या यहाँ पे ये होता है। मतलब व्हाट इज द मतलब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यू विल नीड टू कीप दिस कंजम्पशन फंक्शन का प्रॉपर्टी एंड सेविंग फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। एंड बाकी ये जो डायग्राम है ये मैं आज रात को और एक लेक्चर आएगा, मैं उस लेक्चर में इस डायग्राम को समझा दूंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, एंड टाटा एंड बाय बाय।